तिलक का स्वराज्य संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वराज्य से संबंधित बाल गंगाधर तिलक का, और स्वराज्य का नारा भी दिया था बाल गंगाधर तिलक, और जीवन भर स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष भी करते रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है स्वराज्य से संबंधित, बताइए आप लोग। स्वराज अधिकार हम इसे लेके रहेंगे, और जो स्वराज हम नहीं ले पाएंगे तो इस लोक में और परलोक में भी हमको नहीं मिलेगी स्वराज्यता यानी स्वतंत्रता। ब्रिटिश शासन है, उग्रवादी विचार, या जिसको आप गरम दल के नेता बोलते हैं, ये गरम दल वाले नेता थे। वो अंग्रेजों को, अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय वरदान नहीं मानते थे, और इनका कहना था कि यदि आज़ादी चाहिए तो भीख मांगने में आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें त्याग करना पड़ेगा, और हमें बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके हमें आज़ादी मिलेगी। आज़ादी हमें छीननी पड़ेगी। तो ईश्वरीय वरदान नहीं मानते थे बाल गंगाधर तिलक भी। और तिलक ने उदाहरण भी दिया कि इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि एक विदेशी शासन शासित राष्ट्र के हित में शासन किया हो और स्वेच्छापूर्वक वहां के लोगों को सत्ता में भागीदार बनाया। फिर इसीलिए तिलक ने कहा था कि हमारा जो आदर्श है वो दया याचना नहीं है, बल्कि दया याचना की जगह हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, खुद के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। और उनके अनुसार राजनीतिक दृष्टि से जो स्वराज्य था आत्मनिर्णय का अधिकार था, यानी अपना निर्णय खुद लेना। और बोलते थे कि हम कैसा शासन चाहते हैं यह निर्धारण करना भी हमारा ही अधिकार होना चाहिए। और तिलक के अनुसार स्वशासन का अधिकार मानव का प्राकृतिक अधिकार है। ये कोटेशन भी याद रखिएगा, स्वशासन का अधिकार मानव का प्राकृतिक अधिकार है। तो यहाँ पे ईश्वरीय वरदान नहीं मानते थे, कोटेशन कर लेंगे। स्वराज्य के उद्घोषक थे, आप जानते ही हैं। आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे तिलक, आत्मनिर्णय यानी अपना निर्णय खुद लेना चाहिए कहते थे। और ये बोलते थे कि हमें कैसा शासन चाहिए इसका निर्धारण हम खुद करेंगे, और स्वशासन का अधिकार को मानव का प्राकृतिक अधिकार मानते। लेकिन जो स्वराज्य था ये बाल गंगाधर तिलक का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था। बोलते थे कि स्वराज्य या पूर्ण स्वाधीनता जिसे आप कहते हैं उसके मार्ग का एक पड़ाव या एक रास्ता है, एक शुरुआत है केवल। और तिलक के अनुसार हमारे समाज की सभी प्रकार की प्रगति यदि करना है, विकास करना है, तो स्वराज्य आवश्यक है अपने देश की प्रगति के। लेकिन उसके पहले हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्णय का अधिकार हमारे पास होना चाहिए, अपना निर्णय खुद लेने। और स्वशासन का अधिकार को बताया था मानव का प्राकृतिक अधिकार है। स्वराज्य कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि स्वाधीनता के मार्ग का एक रास्ता है, शुरुआत है। और हमारे देश का यदि विकास करना है, प्रगति करनी है, स्वराज्य आवश्यक है उसके लिए। स्वराज्य का तिलक ने आशय बताया था अर्थ। तिलक जी का आशय था सबसे पहले स्वराज और स्वराज से पहले कुछ नहीं। यह तिलक का नारा था। तिलक का कहना था कि देश में किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहली शर्त है स्वराज। पहली शर्त है स्वराज। प्रारंभ में देखिए अलग अर्थ था बाल गंगाधर तिलक के स्वराज। तो यहाँ स्वराज्य से आशय था तिलक का कि देश में कोई भी प्रकार हो, सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी की प्रगति के लिए पहली शर्त है स्वराज। तो शुरू में जो तिलक के स्वराज्य का मतलब था वो पूर्ण स्वाधीनता से था। पूर्ण स्वाधीनता यानी अंग्रेजों से पूरी तरह से आजादी। लेकिन बाद में तिलक के जो स्वराज्य से संबंधित विचार थे वो उसमें बदलाव आया। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और उन्होंने कई बार जेल की यात्रा की। इसके बाद उनके समझ में आ गया कि अभी इन परिस्थितियों में भारत की पूरी तरह से आज़ादी संभव नहीं है। तब उन्होंने स्वराज्य की परिभाषा बदली थी। तब कौन सा स्वराज्य, उन्होंने एक नया शब्द आविष्कार किया था, समझ नया शब्द खोज कर लाए थे स्वराज्य से, तो आशय बताया था। सर नाम बता। 1916 में जो बताया था। उन्होंने कौन से स्वराज की बात की थी?
औपनिवेशिक स्वराज। औपनिवेशिक स्वराज। पहले देखिए, शुरू में जो स्वराज था पूर्ण स्वाधीनता यानी पूरी तरह से आजादी थी। ये लंबे संघर्ष और इसके बाद उन्हें जब अनुभव हुआ तब उन्होंने स्वराज शब्द की परिभाषा बदली और औपनिवेशिक स्वराज शब्द को इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब था कि रहना तो अंग्रेजों के अधीन ही है, लेकिन जो अपने देश के अंदर की शासन व्यवस्था है उसका संचालन खुद भारतीय करेंगे, लेकिन रहेंगे अंग्रेजों के अधीन ही। तो 1916 में ये औपनिवेशिक स्वराज्य शब्द को प्रस्तुत किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इसमें देखिए उनके जो परिश्रम और संघर्ष के बाद उन्होंने जो अनुभव किया था कि जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसमें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना भारत को संभव नहीं था। अब तिलक ने स्वराज का अर्थ को औपनिवेशिक स्वराज्य बताया था। इसी तरह के कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के जो उदारवादी राजनीतिक विचारक हैं वो भी स्वराज्य इसी तरह का मिलता जुलता स्वराज्य था, लेकिन उदारवादियों का स्वराज्य अलग था और बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य अलग था। बाल गंगाधर तिलक का जो औपनिवेशिक स्वराज्य था उसका मतलब था कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और जो प्रबंध है वो भारतवासियों के हाथ में होगा, लेकिन अंग्रेज के अधीन या ब्रिटिश सम्राट के अधीन रहकर ही कार्य करेंगे। और साथ में तिलक ये भी बोलते थे कि युद्ध, कुछ मामले हैं जो अंग्रेजों को देना चाहते थे कि आप युद्ध वाला मामला ले लीजिए, शांति है, विदेशी मामले हैं, सेना, इन जो भी ये महत्वपूर्ण विषय है वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ही हों, लेकिन इसके अलावा जो शेष विषयों का प्रशासन है वो भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने एक लोकतांत्रिक स्वराज्य की बात की थी। तिलक का जो लोकतांत्रिक स्वराज्य था वो केवल स्वदेशी शासन नहीं था, बल्कि वो कहते थे कि जो जनसाधारण है, जो भारत के लोग हैं, उनके हाथों में कितनी सत्ता रहती है। और उन्होंने कहा कि ये प्रश्न ये नहीं है कि अंग्रेजों का जो शासन है कितना अच्छा है कितना बुरा है, बोलते भले ही अंग्रेजों का शासन बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है हमारे लिए वो दूसरों का ही है। तो फिर हम इससे कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। और स्वराज का मौलिक सिद्धांत है जो कि हमें अपने शासकों को जनता स्वयं चुनेगी, अपने शासकों का जो चुनाव है जनता स्वयं करेगी। इसे लोकतांत्रिक स्वराज ने कहा था। और कहा था कि जो शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सभी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझें। और उस समय जानते हैं भारत में राजा रजवाड़ों का शासक था, तो बोले कि भारतीय रियासतों में भले ही भारतीय शासक हैं फिर भी स्वराज्य नहीं है, क्योंकि जनता ने उन राजाओं को नहीं चुना है, बल्कि वे राजा वंशानुगत रूप से चुन के आते हैं। राजा का लड़का राजा और राजा का लड़का राजा वंशानुगत रूप अपने आप पद को धारण कर लेता है, भले ही वो राजा का लड़का कितना भी अयोग्य होना। अच्छा बताइए, तो जो तिलक का स्वराज्य था 1916 के बाद और जो उदारवादियों का स्वराज्य था 1916 के बाद, तो क्या अंतर था दोनों के स्वराज्य? तिलक का तो आपने बता दिया कि अंग्रेजों के अधीन रहकर ही अपना शासन, अपने शासक खुद भारतीय जनता चुनेगी और वो उस भारतीय जनता शासक चुनने वाले भी होंगे और शासन करने वाले भी, तब यहाँ की जनता संतुष्ट होगी। उदारवादियों में क्या सोच थी स्वराज्य के प्रति? जो उदारवादी थे उन्होंने स्वशासन शब्द पर कभी बल ही नहीं दिया था। वो चाहते थे कि नहीं, अंग्रेज शासन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ही शासन कर रहे हैं, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, वो शासन करते रहें लेकिन हमारी मांगों को समय समय पर मांगते रहें। और संवैधानिक उदारवादी जो थे संवैधानिक सुधार जो अंग्रेज करते थे उसी से संतुष्ट हो जाते थे। जबकि तिलक का जो स्वराज्य संबंधी अवधारणा थी वो पूर्ण स्वतंत्रता से मिलती जुलती थी। और आप जानते थे तिलक जो थे यथार्थवादी नेता थे, वास्तविक सोच रखने वाले नेता होते थे। और उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का जो सुझाव दिया था वह पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में पहला पड़ाव था, पहला कदम था। और उन्होंने सुझाव दिया, इसलिए भी दिया
क्योंकि वो खुद परेशान थे। जब भी स्वराज्य की मांग करते थे, अपने पेपर में कोई लेख छापते थे, स्वराज की मांग करते थे, तो अंग्रेज उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर देते। और तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि ऐसा करते हैं, अंग्रेजों के अधीन रहकर ही हम स्वराज्य की यदि मांग करेंगे तो हमारे ऊपर राजद्रोह का आरोप नहीं लगेगा और हम देश को आजाद कराने के लिए धीरे धीरे एक एक करके अपनी मांग करते जाएं। और हमने बताया था कि ये जीवन भर स्वराज्य के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। और जब मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे तब भी उनके अंतिम शब्द यही थे, यदि स्वराज्य नहीं मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता है और स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, स्वराज्य हमारे अस्तित्व आवश्यक है। लोगों की जब मृत्यु होती है तो सब अपना जो जहाँ छिपा के रखते हैं, जमीन जायदाद होती है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे इतना पैसा, इतना हमने इसको कर्जा दिया, यहाँ यहाँ जमीन, इस बैंक में पैसा है। लेकिन ये ऐसी कोई मांग नहीं थी। तिलक बोलते थे कि ठीक हम तो जा रहे हैं, लेकिन भारत को यदि स्वराज्य नहीं मिला तो भारत देश समृद्ध नहीं हो और हम अपना अस्तित्व यदि बना के रखना है तो उसके लिए स्वराज्य की आवश्यकता। उदारवादियों में यही भिन्नता थी कि उदारवादी कभी भी स्वशासन की मांग नहीं करते, कभी भी नहीं। वो बोलते थे कि यदि संवैधानिक सुधार हो रहा, अंग्रेज कर रहे हैं तो ठीक है। जबकि बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज था वो पूर्ण स्वतंत्रता से मिलता जुलता यथार्थवादी था, की मजबूरी भी बन गई। तिलक के स्वराज्य का जो पहले अर्थ था वो अंग्रेजों से पूरी तरह से आजादी था। लेकिन जब कई बार जेल की यात्रा किए और भारत की परिस्थितियों को देखा कि अभी इस परिस्थितियों में भारत की पूर्ण आजादी संभव नहीं है, तब उन्होंने थोड़ा सा स्वराज्य की परिभाषा बदली 1916 में। और 1916 में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य शब्द को उपयोगी समझा था और यही शब्द रखा कि जो स्वराज्य अभी चाहिए मुझे तो औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, जो अंग्रेजों के अधीन रहकर ही अपनी शासन व्यवस्था का संचालन भारतीय लोग खुद करें। तब इन्होंने रख दिया। अब स्वराज्य प्राप्त करने के बाद में इन्होंने साधन भी बताए थे और जो साधन है, 3 साधन है, उनके नाम बताने। तो पहला साधन है राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षा, दूसरा स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, तीसरा निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध। ये 3 साधन थे स्वराज्य प्राप्ति करने के। राष्ट्रीय शिक्षा में आप जानते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो विचार थे बाल गंगाधर तिलक के, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए और एकजुट करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किया था। और साथ में लोगों को सस्ती शिक्षा मिल सके, उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की। तो उसका चूंकि जन्म हुआ था महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र का एक शहर है पूना, उसको उन्होंने केंद्र बनाया था। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी, उसका नाम बताइए। पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल, फार्ग्यूसन कॉलेज और शिक्षा के प्रसार के लिए दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की थी। उस समय जो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर, उन्होंने बहुत तारीफ की थी जो इंग्लिश स्कूल था उसके बारे में। उन्होंने कहा था कि समस्त भारत में मैंने इस प्रकार की एक भी संस्था अभी तक नहीं देखी जिसकी इसके साथ तुलना की जा सके। बोले कि यद्यपि इस स्कूल या संस्था को अंग्रेजों के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गई है, लेकिन यदि मुकाबला किया जाए, कंपटीशन करवाया जाए, तो ये स्कूल किसी भी अंग्रेजी स्कूल या किसी भी विदेशी स्कूल से पीछे नहीं रहेगा, बल्कि ये विनर ही होगा, विजेता ही बनेगा। इतनी तारीफ की थी बाल गंगाधर तिलक के स्कूल, यानी कितनी अच्छी व्यवस्था रही होगी। फिर इसके बाद है स्वदेशी और बहिष्कार। जो तिलक का स्वदेशी और बहिष्कार था, तो उन्होंने इनको साधनों के रूप में प्रयोग किया था और आर्थिक अस्त्र के साथ राजनीतिक अस्त्र के रूप का प्रयोग किया था। इन्होंने केसरी में कोई समाचार पत्र में बताया था इन सभी के बारे में कि जो
आपने देखा है स्वराज्य प्राप्ति करने के 3 साधन इन्होंने बताए थे, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध। इनकी तुलना एक पेड़ से की। हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है तथा स्वदेशी और बहिष्कार उसकी देखिए, शाखाएं हैं। जो हमारा राष्ट्र है वो वृक्ष की तरह है, पेड़ की तरह है, ठीक है ना। तो राष्ट्र एक पूरा पेड़ हो गया। जो मूल तना है, तो तने को क्या कहा, जिसके सहारे पेड़ टिका होता है, वो तना कहलाएगा आपका स्वराज। ठीक, स्वराज हो गया, पेड़ टिका हुआ है जिसमें। फिर स्वदेशी और बहिष्कार को क्या कहा था उन्होंने, शाखाएं, शाखाओं से तुलना की। तो शाखाओं को उन्होंने कहा था स्वदेशी और बहिष्कार। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का बोला था, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यदि आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। और तिलक ने आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर बल दिया था, आपने देखा था। इसके लिए उन्होंने स्वदेशी को अपनाने का सुझाव दिया था। स्वदेशी में उन्होंने कहा था सब कुछ हमें अपने देश का चाहिए, अपने लोगों के द्वारा, कोई सामान, कोई वस्तु, कोई सेवा अपने देश के लोगों के द्वारा दी जानी, जैसे स्वदेशी शिक्षा हो, स्वदेशी विचार हो, स्वदेशी जीवन पद्धति हो। इसलिए हर क्षेत्र में स्वदेशी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। और स्वदेशी आंदोलन के विकास के लिए गणपति उत्सव का भी एक प्रयोग था। यानी उन्होंने बोला हमें आज़ादी भी चाहिए, तो हमें आज़ादी भी स्वदेशी तरीके से ही चाहिए। और बहिष्कार, उनके शस्त्रागार का देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हथियार था बहिष्कार। और बहिष्कार कार्यक्रम में केवल विदेशी चीजें या सामान का बहिष्कार नहीं था, सामान के साथ ही विदेशी सरकार, सरकारी नौकरियां, सरकारी उपाधियां, या विदेशी कुछ भी है, चाहे कोई स्कूल हो, कोई संस्था हो, कोई सरकार हो, कोई सामान हो, हर विदेशी वस्तु, सामान और सेवाओं का बहिष्कार करना। जिससे भारतवासियों को समझने में देर नहीं लगी। भारतवासी समझने लगे थे कि अब ब्रिटिश सरकार ज़्यादा दिनों तक भारत में नहीं टिक पाएंगे। जिस दिन हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और अपने शक्ति को हम लोग पहचान जाएंगे, तो भारत देश को बहुत ही जल्द आज़ादी मिल जाएगी। और तिलक के इसी विचार को महात्मा गांधी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो इसी विचार को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया था। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में भी यही सारी चीजें लिखी, बहिष्कार और स्वदेशी शब्द भी रखा था गांधी। और कहा था कि यदि भारतवासी 1 वर्ष तक हमारा साथ देंगे, 1 वर्ष के अंदर ही हम भारत देश को आजाद करवा देंगे। तो 1 वर्ष में ना तो गांधी जी आजाद करवाए, और देखिए बाल गंगाधर तिलक भी जीवन भर संघर्ष करते रहे, लेकिन ये था कि एक महत्वपूर्ण रास्ता जो था तैयार करके गए थे बाल गंगाधर तिलक। करने के 3 साधन थे। पहला साधन कौन सा था स्वराज्य प्राप्ति करने का? राष्ट्रीय शिक्षा। दूसरा था सर राष्ट्रीय शिक्षा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार दूसरा हो जाएगा। तीसरा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तीसरे नंबर पे है स्वराज्य प्राप्ति के साधन में निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी निष्क्रिय तरीके से प्रतिरोध करेंगे, हथियारों के माध्यम से नहीं करना था। इसे लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा था अंग्रेजों का हम विरोध करेंगे, लेकिन देसी तरीके से उन्हें भगाना है, मुझे मारना पीटना नहीं है। और निष्क्रिय प्रतिरोध के 2 उद्देश्य बताए थे बाल गंगाधर तिलक ने। और 2 उद्देश्य कौन से? सर, भारतीयों के हृदय से इस भ्रम को निकालना है कि अंग्रेज जाति सर्वशक्तिमान है, वो हमसे ज्यादा बलशाली। इस भ्रम को पहला उद्देश्य था निकालना। दूसरा था स्वराज्य के लिए अटूट देश प्रेम, त्याग और बलिदान की आवश्यकता है। जो देश प्रेम और त्याग है, उनमें मतलब
उनकी भावना को जागृत करना था। ये माना जाता था कि अंग्रेजों को जीता नहीं जा सकता, यानी अंग्रेज अजेय हैं। अंग्रेज खुद भी बोलते थे कि ईश्वर ने उन्हें संपूर्ण विश्व में शासन करने के लिए भेजा है। गोरे लोग ये माने जाते थे कि शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, अर्थात ये शासक हैं। और जो काले लोग होते थे उनको बोलते थे अंग्रेजी कि ये गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो भगवान ने इन्हें गुलामी करने के लिए भेजा ही है। जब भगवान ने ही गुलामी के लिए भेजा है तो काम भगवान का विरोध तो कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए गुलामी आप करो। तो पहला यही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि आपके मन में भी ये विचार है कि अंग्रेजों को जीता नहीं जा सकता तो पहले इसको अपने दिल से निकाल दीजिए। और दूसरा है स्वराज्य के लिए, स्वराज्य प्राप्ति के लिए यानी देश की आज़ादी के लिए आपको अपने देश प्रेम, त्याग और बलिदान देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आज़ादी मिलेगी। अर्थात आज़ादी हमें छीननी पड़ेगी, अंग्रेज अपने से हमारे देश को आज़ाद नहीं करे। ये थे बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक विचारों में स्वराज्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और उसके प्राप्ति के साधन।